नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम्स और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, सिंपल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिजली की दुनिया के एक अहम हिस्से की, ट्रांसफार्मर की। ये डिवाइस हर जगह है। बिल्कुल। पर ये करते क्या हैं, कैसे करते हैं और इनमें ये एनर्जी लॉस क्यों होता है? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। हमारे पास इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट के कुछ अंश हैं जो इन्हीं सब बातों पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसे उपकरण हैं जिनके बिना हमारी आजकल की बिजली व्यवस्था चल ही नहीं सकती। सही कहा। ऊपर से देखने में तो शायद ये बस धातु के बड़े डब्बे जैसे लगे, पर अंदर काफी कुछ इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए आज इसी डब्बे को खोल कर देखते हैं, अंदर झांकते हैं। आज का हमारा मकसद है इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट से जो जानकारी मिली है उसके बेस पर समझें कि ये ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, एनर्जी लॉस क्यों होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है और इनको ठंडा कैसे रखा जाता है। कहाँ से शुरू करें? शायद इसके जो मेन पार्ट्स हैं उनसे। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। किसी भी मशीन को समझने के लिए पहले उसके पुर्जों को जानना जरूरी है ना? बिल्कुल। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली कुछ मुख्य चीजें होती हैं। सबसे पहले है कोर। हाँ, कोर। ये आमतौर पर लोहे जैसी किसी मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक रास्ता देना। अच्छा। जैसे बिजली के लिए तार होता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ये कोर होता है। ओके। एक तरह का मैग्नेटिक हाईवे कह सकते हैं। और फिर इसमें तारें लिपटी होती हैं, वाइंडिंग्स। सही कहा, वेलकम। दो तरह की वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ये आमतौर पर तांबे की कॉपर की बनी होती हैं। तांबे की ही क्यों? कॉपर अच्छा कंडक्टर है ना, तो प्राइमरी वाइंडिंग में बिजली आती है और सेकेंडरी से बिजली बाहर जाती है। पर मजे की बात यह है कि ये दोनों वाइंडिंग सीधे सीधे जुड़ी नहीं होती। अच्छा, यही तो सारा खेल है, बिना जुड़े पावर कैसे जाती है। लेकिन इससे पहले और क्या पार्ट्स होते हैं इसमें, इंसुलेशन वगैरह? हाँ, बिल्कुल। सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी के लिए इंसुलेशन बहुत जरूरी है। ये तारों को आपस में और कोर से अलग रखता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और क्योंकि काम करते समय ट्रांसफार्मर गर्म होते हैं, तो एक कूलिंग सिस्टम भी होता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये सारे हिस्से मिलकर वोल्टेज बदलने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उस मैजिक पर, बिना कनेक्शन के पावर ट्रांसफर। जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी ऑल्टरनेटिंग करंट आता है तो क्या होता है? देखिए, जब प्राइमरी वाइंडिंग से बदलता हुआ करंट यानी एसी गुजरता है, तो ये कोर के अंदर एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स? हाँ, सोचिए जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती है ना। हाँ। वैसे ही करंट से ये मैग्नेटिक लहरें बनती है जो कोर के रास्ते फैलती हैं। अच्छा, और ये मैग्नेटिक लहरें फिर सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचती हैं? एकदम सही। और जब ये बदलती हुई मैग्नेटिक लहरें सेकेंडरी वाइंडिंग के तारों से टकराती हैं, तो वो उन तारों में इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देती है। हाँ। जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ, फैराडे का लॉ। बिल्कुल, माइकल फैराडे की शानदार खोज। एनर्जी हवा में से नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एक कॉइल से दूसरी में ट्रांसफर होती है, बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के। कमाल है। तो ये सब कोर और वाइंडिंग्स का खेल है। और ये वोल्टेज कम या ज्यादा कैसे होता, स्टेप अप स्टेप डाउन? वो डिपेंड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में तार के लपेटों टर्न्स की संख्या पर। अच्छा, टर्न्स पर। हाँ, अगर सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा टर्न्स हैं तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर सेकेंडरी में कम टर्न्स हैं तो वोल्टेज घट जाएगा। वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसी प्रिंसिपल पर तो पूरी पावर ग्रिड चलती है। अरे वाह, सुनने में तो ये बहुत ही एफिशिएंट लगता है। लेकिन हमने शुरू में कहा था कि इसमें कुछ एनर्जी लॉस भी होता है। ये 100% परफेक्ट नहीं है। देखिए, कोई भी रियल मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती, ट्रांसफार्मर भी नहीं। इनमें मुख्य रूप से दो तरह के एनर्जी लॉसेस होते हैं जिनका जिक्र इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में भी था। पहला है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस? ये नाम से लग रहा है तारों की वजह से होता होगा। बिल्कुल, जैसा नाम वैसा काम। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो तांबे का तार यूज होता है ना, उसके अपने रेजिस्टेंस प्रतिरोध के कारण होता है। अच्छा। जब करंट तार से बहता है तो रेजिस्टेंस की वजह से तार गर्म होता है और ये गर्मी असल में एनर्जी का वेस्टेज है। इसे I² R लॉस भी कहते हैं।
जितना ज्यादा करंट आए या जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आर, उतनी ज्यादा एनर्जी गर्मी बनकर लॉस होगी। ओके, तो एक तरह का इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन हो गया ये, और दूसरी तरह का लॉस। दूसरा मेन लॉस है आयरन लॉस। ये ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। कोर में? हाँ, इसके भी आप कह सकती हैं 2 हिस्से हैं। थोड़े टेक्निकल है पर समझना इंटरेस्टिंग है। बताइए बताइए, कोशिश करते हैं समझने की। पहला है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस? हाँ, सोचिए कोर के अंदर बहुत छोटे छोटे मैग्नेट हैं, मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं उन्हें। अब जब एसी करंट की डायरेक्शन बदलती है, जो इंडिया में 50 बार हर सेकंड बदलती है। 50 बार? हाँ, तो इन नन्हे मैग्नेट्स को भी अपनी डायरेक्शन पलटनी पड़ती है। इस आगे पीछे होने में एक तरह की अंदरूनी रगड़ होती है, फ्रिक्शन, जिससे गर्मी पैदा होती है और एनर्जी लॉस होती है। अच्छा, जैसे किसी चीज को बार बार मोड़ने पर वो गर्म हो जाती है, वैसा कुछ? बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। मतलब कोर के अंदर के हिस्से भी थक जाते हैं बार बार डायरेक्शन बदलने से। क्या बात है। और आयरन लॉस का दूसरा हिस्सा? वो है एडी करंट। एडी करंट? हाँ, क्योंकि कोर खुद भी तो एक कंडक्टर है ना, लोहे का है, और वो एक बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। सही। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण कोर के अंदर ही छोटे छोटे अनचाहे करंट के गोल चक्कर, मतलब भंवर या एडीज बनने लगते हैं। तो कोर के अंदर ही? हाँ, और ये एडी करंट कोर के अपने रेजिस्टेंस की वजह से गर्मी पैदा करते हैं और एनर्जी बर्बाद करते हैं। जैसे नदी में पत्थर के आसपास पानी के गोल चक्कर बनते हैं ना, वैसे ही। बाप रे, तो कोर के अंदर ही बिजली वेस्ट हो रही है गोल गोल घूमकर। ये तो वाकई नुकसान है। तो इंजीनियर्स ने कुछ किया नहीं इसको कम करने के लिए? अरे बिल्कुल किया है, और ये ट्रांसफार्मर डिजाइन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के अंश भी बताते हैं इस बारे में। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए एक बहुत ही क्लेवर तरीका यूज करते हैं। क्या? कोर को सॉलिड लोहे के एक ब्लॉक से बनाने के बजाय उसे पतली पतली इंसुलेटेड शीट्स या लैमिनेशन से बनाते हैं। पतली परतें, लैमिनेशंस, उससे क्या होता है? ये परतें जो हैं वो एडी करंट के रास्ते को ब्लॉक कर देती हैं, तोड़ देती हैं। अच्छा। करंट आसानी से एक परत से दूसरी में नहीं जा पाता। इससे वो जो भंवर बन रहे थे वो बहुत छोटे और कमजोर हो जाते हैं और एनर्जी लॉस काफी कम हो जाता है। आपने शायद कभी पुराने ट्रांसफार्मर के कोर को देखा हो, वो परतों से बना दिखता है। हाँ, देखा है, ध्यान दिया है। तो ये वजह है उसकी। अच्छा, और हिस्टेरेसिस लॉस और कॉपर लॉस के लिए क्या करते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए स्पेशल कोर मटेरियल यूज करते हैं, जैसे सिलिकॉन स्टील। इसके मैग्नेटिक डोमेन आसानी से डायरेक्शन बदल लेते हैं, मतलब कम रगड़ पैदा करते हैं। ओके। और कॉपर लॉस कम करने का तरीका तो सीधा है, अच्छी क्वालिटी का मोटा तांबे का तार इस्तेमाल करना, जिसका रेजिस्टेंस कम हो। ये सब डिजाइन चेंजेस मिलकर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को बहुत हाई कर देते हैं, अक्सर 95% से 99% तक। 99% तक? ये तो वाकई बहुत इंप्रेसिव है। अच्छा, अब उस गर्मी पर आते हैं जो इन लॉसेस के कारण पैदा होती है। इसे मैनेज करना भी तो जरूरी होगा, खासकर बड़े ट्रांसफार्मर में। हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर कंट्रोल बहुत क्रिटिकल है। अगर ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो उसका इंसुलेशन डैमेज हो सकता है और वो फेल हो सकता है। हाँ, जाहिर है। जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे हमारे चार्जर में या गली के नुक्कड़ पर लगे छोटे वाले, हाँ, वो ज्यादा गर्मी पैदा नहीं करते। उन्हें ठंडा रखने के लिए हवा ही काफी होती है। इसे एयर कूल्ड कहते हैं। उनके डिजाइन में ही हवा के सर्कुलेशन के लिए जगह बनी होती है। लेकिन वो जो बड़े बड़े होते हैं पावर प्लांट में या सबस्टेशंस में, वो दैत्य जैसे ट्रांसफार्मर, उनका क्या? उनमें तो बहुत हीट निकलती होगी। बिल्कुल, वो मेगावाट बिजली संभालते हैं। उनमें कॉपर और आयरन लॉस से अच्छी खासी गर्मी पैदा होती है। उन्हें सिर्फ हवा से ठंडा करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर? इसलिए उन्हें एक बड़े टैंक में रखा जाता है और उस टैंक को एक खास किस्म के तेल से भर दिया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं उसे। तेल से? मतलब तेल में डूबा रहता है वो? तेल ठंडा कैसे करता है? ये तेल 2 बहुत जरूरी काम करता है। पहला, ये वाइंडिंग और कोर से गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा। दूसरा, ये एक बहुत अच्छा इंसुलेटर भी है जो हाई वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट रोकने में मदद करता है। ओके। फिर ये गरम तेल हल्का होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर नीचे आता है। इसे नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। और फिर ये गरम तेल ठंडा कैसे होता है टैंक के अंदर? टैंक के बाहर अक्सर आपने देखी होंगी धातु की पत्तियां या ट्यूब लगी होती हैं। रेडिएटर फिन्स कहते हैं उन्हें। हाँ, देखिए। गरम तेल इन फिन्स में बहता है
और बाहर की हवा के संपर्क में आकर अपनी गर्मी छोड़ देता है, फिर ठंडा होकर वापस टैंक में चला जाता है। ये साइकिल लगातार चलता रहता है। क्या इससे भी ज्यादा पावरफुल कूलिंग सिस्टम होते हैं बहुत ही बड़े ट्रांसफार्मर के लिए? हाँ, होते हैं। बहुत बड़े यूनिट्स के लिए उनमें तेल को पंप की मदद से फोर्स करके रेडिएटर तक भेजा जाता है। अच्छा, पंप लगाकर? हाँ, और रेडिएटर पर बड़े बड़े पंखे लगाकर हवा का फ्लो तेज किया जाता है ताकि तेल और जल्दी ठंडा हो सके। इन्हें फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम कहते हैं, जैसे ONF या OFF टाइप के। ONF, OFF? हाँ, मतलब ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड या ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड। ये सब तरीके ट्रांसफार्मर को सेफ टेम्परेचर पर चलाने और उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये ट्रांसफार्मर सिर्फ कुछ पुर्जों का एक ढांचा भर नहीं है, बल्कि एक तरह की एक लाइव सिस्टम है जी, जो लगातार काम कर रहा है, एनर्जी बदल रहा है और अपनी गर्मी को भी खुद ही मैनेज कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारे पावर ग्रिड के साइलेंट वॉरियर्स हैं। पावर प्लांट से लेकर हमारे घरों तक बिजली को सही वोल्टेज पर पहुंचाने का सारा काम इन्हीं का है। पहले वोल्टेज को बहुत हाई किया जाता है, स्टेप अप, ताकि लंबी दूरी तक भेजने में लॉस कम हो। हाँ। फिर शहरों और हमारे मोहल्लों के पास उसे सेफ लेवल तक कम किया जाता है, स्टेप डाउन। और ये 24 घंटे 7 दिन बिना रुके काम करते हैं ताकि हमें जब जरूरत हो बिजली मिल सके। इनकी रिलायबिलिटी ही हमारी मॉडर्न लाइफ का बेस है। तो इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के इन अंशों की मदद से हमने ट्रांसफार्मर की दुनिया की एक अच्छी खासी सैर कर ली आज। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने समझा कि कोर और वाइंडिंग कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जादू करते हैं, कॉपर और आयरन लॉस क्यों होते हैं, हिस्टेरेसिस और एडी करंट वाले, कैसे लैमिनेटेड कोर और अच्छी वाइंडिंग से इन्हें कम किया जाता है, और कैसे हवा या तेल वाले कूलिंग सिस्टम उन्हें ज्यादा गर्म होने से बचाते हैं। हाँ, और जो मेन टेक अवे है वो ये है कि ट्रांसफार्मर कितने कॉम्प्लेक्स लेकिन कितने एफिशिएंट डिवाइस है। इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है ये, जो एनर्जी कन्वर्जन में इतना सेंट्रल रोल प्ले करते हैं और जिन्हें लगातार और बेहतर बनाने पर काम चलता रहता है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर्स लगातार चलते हैं और उनमें थोड़ी एनर्जी लॉस तो हमेशा होती है। हाँ, होती है। खासकर बड़े पावर सिस्टम में ये थोड़ी सी हानि भी कुल मिलाकर बहुत सारी एनर्जी की बर्बादी बन जाती है। तो भविष्य में ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी, नए मटेरियल्स या डिजाइन आ सकते हैं जो इन लॉसेस को और भी कम कर सकें? अच्छा सवाल है। और हमारी बिजली व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट बना दें। सोचते रहिएगा इस बारे में। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।